कोल ब्लॉक्स की नीलामी के खिलाफ राज्य सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने पर सियासत तेज हो गई है। इसे लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं, लेकिन बीजेपी की सहयोगी आजसू ने इसे लेकर सरकार का समर्थन किया है। कोयले की कमर्शियल माइनिंग को लेकर झारखंड में सियासत गर्म है। नीलामी पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि कोल ब्लॉक की नीलामी से राशि राज्य सरकार को ही मिलनी है, लिहाजा सरकार उस पैसे को विस्थापितों के पुनर्वास और रोजगार पर खर्च कर सकती है। बाबूलाल मरांडी ने सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कोल ब्लॉक की नीलामी से लाभ ही होगा, साथ ही कोयले की लूट भी खत्म होगी। विस्थापितों का पुनर्वास करना ही राज्य सरकार का काम है। केंद्र सरकार तो कभी करती भी नहीं है। फिर लोगों को रोजगार देने का काम भी राज्य सरकार का काम है। हम तो चाहेंगे कि जितनी भी खदानें हैं, कारखाना है, तो राज्य सरकार कानून बनावे और 85% जॉब वहां के विस्थापित प्रभावित लोगों के नाम से तो रिजर्वेशन करते। हमारी पार्टी साथ देगी विधानसभा में उस बिल को पास कराने में। बीजेपी जहां राज्य सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं उसकी सहयोगी आजसू ने इस मुद्दे पर सरकार का साथ दिया है। सुदेश महतो ने कहा है कि राज्य सरकार को अपनी बात रखने का हक है। राज्य सरकार अपना पक्ष की बात करने का हक है। राज्य सरकार को अपनी बात करनी चाहिए, टेबल डिस्कस होना चाहिए। ये कोर्ट जाना वो एक मध्यस्थता के लिए हम लोग जाते हैं। आदरणीय उच्च न्यायालय के लिए गए तो मध्यस्थता के लिए गए। हमें पूर्णतः इस पर भारत के कोल मंत्रालय के साथ अपने और अपने प्रदेश के हितों पर चर्चा करनी चाहिए। कोयले की कमर्शियल माइनिंग के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू करने का राज्य सरकार विरोध कर रही है। सरकार की दलील है कि कोरोना संकट के कारण कोल ब्लॉक्स की उचित कीमत नहीं मिलेगी, वहीं इससे आदिवासियों की जिंदगी भी प्रभावित होगी, जबकि केंद्र सरकार का तर्क है कि इससे सालाना करीब 20,000 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति होगी। साथ ही कोयले का उत्पादन बढ़ने से ऊर्जा के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर भी बनेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। मनरेगा की तर्ज पर शहरी श्रमिकों को भी रोजगार देने की कोशिश में सरकार जुट गई है। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत शहरी क्षेत्र के मजदूरों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। वहीं काम मुहैया नहीं करा पाने पर मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कोरोना संकट में प्रवासी मजदूरों के रोजगार पर सरकार का जोर है। ग्रामीण इलाकों में मनरेगा से मजदूरों को जोड़ने के बाद अब शहरों में रहने वाले श्रमिकों को भी साल में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी मिलेगी। यही नहीं, रोजगार नहीं मुहैया करा पाने पर सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। इसे लेकर जल्द ही राज्य में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना लॉन्च की जाएगी। तो ये मुख्यमंत्री श्रमिक योजना जो है, इसमें जो हमारे अकुशल श्रमिक हैं शहरी क्षेत्रों में, नगर निकाय में जो रहते हैं, उनको 100 दिन के रोजगार की गारंटी इस स्कीम में दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। और अगर समय पर उनको रोजगार नहीं दिया जाता है तो बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान है इस स्कीम में। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र के मजदूर काम मांग सकेंगे। वहीं आवेदन के 15 दिनों के भीतर श्रमिकों को काम मुहैया कराना होगा। सरकारी एजेंसियां या नगर निकाय काम मुहैया नहीं करा पाने पर 15 दिन बाद बेरोजगारी भत्ता देगी। इसके तहत पहले महीने में न्यूनतम मजदूरी की 1/4 राशि आवेदक को दी जाएगी, दूसरे महीने में न्यूनतम मजदूरी की आधी राशि, जबकि तीसरे महीने में न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। शहर में बहुत सारे फैक्ट्री भी है, बहुत सारे कंपनी भी है, बहुत सारे होटल भी है, बहुत सारे काम करने के लिए औद्योगिक नगरी में बहुत सारे संभावनाएं हैं। तो मेरे पर किस कैटेगरी का लेबर है, नगर परिषद में काम करने लायक है या कंप्यूटर ऑपरेटर है या कुछ और उसके पास कोई कला है, तो जैसा कला होगा वैसा हम लोग उसको हर हाथ में काम देने के लिए राज्य सरकार काम करेगी। झारखंड में पलायन एक बड़ी समस्या है, जिससे निपटने के लिए सरकार जुट गई है। सरकार का लक्ष्य हर हाथ को काम देने का है। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची।
रांची में अब तक वेंडर मार्केट को नहीं खोलने पर सवाल उठने लगे हैं। इसे लेकर मेयर ने रांची जिला प्रशासन और सरकार पर निशाना साधा है। वहीं सरकार के मंत्री ने पूरे मामले को लेकर सीएम से बात करने की बात कही है। अनलॉक 1 में झारखंड में कपड़े और चप्पल जूते के दुकान भी खुल गए, लेकिन अब तक रांची के अटल वेंडर मार्केट को खोलने पर कोई फैसला नहीं लिया गया, जिससे यहां के 300 से ज्यादा दुकानदारों को परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। सब तो यहाँ गरीबे लोग हैं सब, मतलब रुपया में चारे आना लोग है कि पैसा वाला लोग, ये तो सब गरीब है। डेली कमाने खाना, जैसे अब हम लोग हो गए डेली कमाने खाना, 100 रुपया ले गए भाई कमा के बाल बच्चा के खिलाए। अभी 3 महीना से बैठे हुए हैं, कहाँ खा रहे हैं नहीं खिला रहे हैं, बाल बच्चा भूखे मर रहा है। ये लेंगे पापा, ये लेंगे पापा। एक भी दिन सरकार यहाँ पर पूछने तक नहीं आया कि हमारा होकर भाई है, गरीब मजदूर है, कम से कम इन लोगों को हम लोग कम से कम यहाँ पर बसाए हैं, कुछ राशन पानी भी इन लोग को दे दे। लेकिन सरकार अभी तक इन लोग कोई पहल नहीं किया है। अटल वेंडर मार्केट में वैसे दुकानदार हैं जो पहले फुटपाथ पर अपनी दुकान लगाए थे। पिछली सरकार ने उन्हें फुटपाथ से उठाकर बहुमंजिला अटल वेंडर मार्केट में जगह दी थी, लेकिन कोरोना संकट के कारण 3 महीने से ज्यादा से इनकी दुकानों पर ताला लटका है। मेयर ने इसके लिए रांची प्रशासन और सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं मंत्री दुकानदारों की परेशानी से मुख्यमंत्री को अवगत कराने का भरोसा दिला रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के लिए लगातार मैंने डीसी को पत्र लिखा, लेकिन डीसी ने कानून का ध्यान नहीं दिए। जो वर्तमान सरकार है वो सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, इसलिए जो वेंडर है वो पीस रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात लाऊंगा, और विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री जी का है, नगर विकास विभाग। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, इस तरह का कोई निर्देश नहीं है कि अटल वेंडर मार्केट को नहीं खोला जाएगा। सरकार के मंत्री खुद कह रहे हैं कि वेंडर मार्केट को बंद रखने का कोई आदेश नहीं दिया गया है, तो फिर जिला प्रशासन ने अब तक वेंडर मार्केट को खोलने की इजाजत क्यों नहीं दी? उपेंद्र कुमार, न्यूज 18, रांची। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद प्रदेश की राजनीति अब बेरमो और दुमका विधानसभा उपचुनाव पर टिक गई है। बेरमो से विधायक रहे राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन के बाद कांग्रेस जहां एक कद्दावर चेहरे की तलाश में है, तो वहीं बीजेपी सोच समझकर रणनीति बनाने में जुटी है। राज्यसभा चुनाव की जोर आजमाइश के बाद झारखंड की राजनीति विधानसभा उपचुनाव पर शिफ्ट हो गई है। प्रदेश की 2 सीट बेरमो और दुमका के लिए होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी पार्टियां जोर आजमाइश में जुट चुकी हैं। राज्यसभा चुनाव में जीत से उत्साहित बीजेपी अब बेरमो सीट पर 2014 का इतिहास दोहराने में लगी है। राजेंद्र सिंह के निधन से खाली हुई इस सीट पर एनडीए की स्थिति इस बार पिछले विधानसभा चुनाव से अलग है। 2019 में एनडीए के टूटने की वजह से बीजेपी और आजसू ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे थे। वहीं जेएमएम ने भी अपना प्रत्याशी दिया था, लेकिन अब आजसू के साथ आने से उपचुनाव में स्थिति उलट गई है। दुमका और बेरमो 2 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए कमर कसी हुई है। हमारे कार्यकर्ता जीवंत एकदम सक्रिय हैं, और हम कह सकते हैं कि हम अपने काम को वहां पर तेजी से बढ़ाने का काम और किए हैं। और मुझे विश्वास है कि दोनों स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देगी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। हम लोगों ने ये राज्यसभा में निश्चित संयुक्त रूप से हम सभी लोगों ने प्रयास किया है। भविष्य में इस गठबंधन की नींव कितनी मजबूत होगी, उसके पॉलिटिकल डायलॉग्स के समय आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस की कोशिश अपनी सीट को बचाए रखने की है। पार्टी की ओर से राजेंद्र सिंह के बेटे अनूप सिंह प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, कांग्रेस पार्टी वहां बहुत मजबूत है। और जब हम गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे, जिस तरह से उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की थी, और निश्चित रूप से उनके जाने का दुख वहां के लोगों को है, तो हम समझते हैं कि हम जब उम्मीदवार उतारेंगे तो हमारी जीत भी सुनिश्चित होगी। बेरमो विधानसभा सीट के जातीय समीकरण की यदि बात करें तो बेरमो में कुल मतदाता हैं 3,11,107। आदिवासी वोटर 35,000 से ज्यादा है, जबकि राजपूत वोटर 20,000 के करीब है। कुर्मी और महतो वोट लगभग 25,000 है, तो मुसलमानों की संख्या लगभग 25,000 है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजमहल और दुमका विधानसभा सीटों से चुनाव लड़े थे।
दोनों ही जगह उनकी जीत हुई थी और दुमका सीट उन्होंने छोड़ी थी, लिहाजा दुमका में भी चुनाव होने हैं। देखना दिलचस्प होगा कि दुमका के साथ ही बेरमो उपचुनाव में एनडीए और यूपीए में किसकी रणनीति सफल होती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। देवघर में रघुवर सरकार की महत्वाकांक्षी डोभा निर्माण योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। 4 साल पहले डोभा निर्माण की स्वीकृति दी गई, पैसे भी खर्च किए गए, लेकिन धरातल पर अब तक ये योजना कहीं नजर नहीं आ रही है। बाबा नगरी देवघर में डोभा निर्माण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। साल 2016-17 से 2018-19 तक जिले में 4,850 डोभा निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। इसे लेकर हर एक लाभुक को 8,744 रुपये अग्रिम भुगतान भी किए गए थे, लेकिन 1252 लाभुकों द्वारा अब तक डोभा नहीं बनाया गया। ऐसे में अब डोभा निर्माण घोटाले की जांच की मांग उठने लगी है। वर्तमान सरकार से मैं यही मांग करता हूं कि डोभा निर्माण का जो है कार्य का जो भी हुआ है उसका जांच किया जाए। यदि उचित स्तर पर उसका निर्माण नहीं हुआ, अनुपयोगी हुआ है, तो उसका भुगतान अविलंब बंद करें। वहीं अग्रिम राशि की रिकवरी अब विभाग के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। ऐसे लाभुकों को विभाग की ओर से राशि लौटाने की नोटिस जारी कर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है। प्रखंड विकास पदाधिकारी से पत्राचार कर अंतिम प्रतिवेदन मांगा जा रहा है। जो शेष जो बचे 1252 उसमें से बहुत सारे लाभुकों द्वारा सूचना प्राप्त है बीओ द्वारा जो अधूरा डोभा का निर्माण किए, जिस कारण वो बिल उसका जमा नहीं कर रहे हैं। पठारी क्षेत्र होने के कारण झारखंड में वर्षा का पानी रोकने के नाम पर जल छाजन जैसी योजनाओं पर पहले भी बड़ी राशि खर्च की जा चुकी है। वहीं अब डोभा निर्माण में भी गड़बड़ी से कई सवाल उठने लगे हैं। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज़ 18 देवघर। झारखंड में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे में कई गोल्ड माइंस मिलने के संकेत मिले हैं। पहाड़डीहा और पड़ासी में सोने के खदान मिलने के बाद पूर्वी सिंहभूम के भीतरडाही में भी गोल्ड माइंस मिले हैं। 290 स्क्वायर मीटर स्थित इस सोने के भंडार में करीब 0.34 मिलियन टन सोना होने का अनुमान है। वहीं सिमडेगा के करसई प्रखंड के सागजोग बागबेड़ा में भी सोना का भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। 2 जगह तो हम लोगों ने ऑक्शन कर दिया है, पहाड़डीहा और पड़ासी। पहाड़डीहा में पीएल का एमएल हुआ है, पड़ासी एमएल हुआ है जो कि रुंगटा लिया है, और थर्ड जो उसने रिपोर्ट सबमिट किया है वो भीतरदारी ईस्ट सिंहभूम का है। तो वो एरिया जो है आपका G3 लेवल का उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया है, जो कि सीधे ऑक्शन के लिए हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसमें कुछ काम बाकी है, हम लोग उसको रिपोर्ट को स्क्रूटनी कर रहे हैं। तो G2 लेवल पे होने से क्या होगा कि वो सीधे एमएल में चला जाएगा। झारखंड में कल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं निकलेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने की सशर्त इजाजत दे दी है, लेकिन कोरोना संकट के कारण रांची में ऐतिहासिक रथ यात्रा नहीं निकलेगी। यानी 329 साल में पहली बार भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ मौसी बाड़ी नहीं जाएंगे। जगन्नाथपुर मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिर्फ पूरी रथ यात्रा को लेकर है, ऐसे में रांची में यह फैसला लागू नहीं होगा। इस साल रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। कल सिर्फ रथ यात्रा की पूजा मंदिर के पुजारी करेंगे। वो जो फैसला आया है वो तो केवल पूरी मंदिर के लिए आया है, पूरी का रथ यात्रा के लिए। उड़ीसा में कई जगह हैं जहाँ की बहुत ही भव्य समारोह होता है, आयोजन होता है, सभी जगह में रोक लगा हुआ है। और यहाँ अभी तक हम लोगों को किसी तरह का कोई निर्देश नहीं मिला है, इसलिए जो हम लोगों को निर्देश जो मिला है हम लोग उसी के अनुरूप कार्यक्रम करने के लिए अभी तत्पर हैं। क्या निर्देश मिला है? वही मंदिर के अंदर में जो करना है, मंदिर के अंदर में ही रखना है भगवान को, रथ यात्रा नहीं होगा। लातेहार में कोल माफियाओं के खिलाफ एसआईटी को बड़ी सफलता मिली है। एसआईटी ने 5 कोल माफिया को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से दर्जनों स्टाम्प, कई मोबाइल और कंप्यूटर बरामद किए गए हैं। इन आरोपियों की गिरफ्तारी लातेहार के अलावा पलामू और रामगढ़ से हुई है। इन लोगों पर बालूमाथ से 6000 टन कोयले के अवैध कारोबार का आरोप है। एसआईटी की इस कार्रवाई से कोल माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। इस एसआईटी टीम के द्वारा 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से कि चेतलाल राम, मिथुन साव, पवन कुमार, ये तीनों लातेहार के रहने वाले हैं, और संतोष कुमार मिश्रा डाल्टनगंज का रहने वाला, अमित कुमार केसरी रामगढ़ जिले का रहने वाला है।
इन 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई। इसमें से जो पहले 3 व्यक्तियों का नाम मैंने लिया, ये लोग मूल रूप से यहाँ लातेहार में रहकर अवैध कोयले के कार्य को संचालित करने का काम किया करते थे। और संतोष कुमार मिश्र का लिंक का कार्य था, ये उसमें अवैध कागजात उपलब्ध कराने में संतोष कुमार मिश्र और अमित कुमार केसरी की भूमिका सामने आई है। गुमला में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सिविल सर्जन ने नवजात की मौत मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सिविल सर्जन ने कहा कि मामले में परिवार वालों की लापरवाही भी सामने आई है। दरअसल चैनपुर के बेंदौरा गांव में एक महिला प्रसव पीड़ा से कराहती रही, लेकिन ना तो एम्बुलेंस आई, ना ही स्वास्थ्य कर्मियों की मदद मिली। ऐसे में महिला ने सड़क किनारे ही बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन 2 दिन बाद नवजात की मौत हो गई। इसके परिवार वालों ने इसकी गंभीरता को नहीं समझा और उसे लेकर वो वापस चले गए हैं। और बच्चा एक शुक्रवार की उसकी डिलीवरी हुई, सैटरडे शाम को उसकी डेथ हुई। अभी तो कारण भी नहीं पता कि आखिर बच्चा का डेथ किस लिए हुआ। अब बच्चा ठीक ठाक था नहीं था, हम कुछ अभी क्योंकि इसको देखा ही नहीं गया तो नहीं कर सकते। कोरोना काल में एक तरफ लोग कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, तो कई ऐसे भी लोग हैं जो कोरोना से मानसिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं। कोई आर्थिक तंगी से जूझ रहा है तो कोई रोजगार के लिए। सरायकेला के राजनगर प्रखंड अंतर्गत मुड़ियापारा गांव से ऐसी ही खबर सामने आई है, जहां का एक युवक आर्थिक तंगी से परेशान होकर मानसिक रूप से बीमार हो गया। अब घर का माली हालत बेहतर नहीं है तो परिवार भी अपने बेटे का इलाज करा पाने में असमर्थ है। हालांकि राजनगर पीएचसी में युवक की जांच की गई है और अब उसे रेनपास भेजने की तैयारी की जा रही है। इनका पिछले 2 महीना से इनका मानसिक संतुलन धीरे धीरे बिगड़ जा रहा है। यहाँ तक कि 2 दिन पहले से इनका खाना पीना भी बंद हो चुका है और ये ऐसे स्थिति में ही खड़े हैं। ये एक तरह से सिजोफ्रेनिक डिजॉर्डर है, मेंटल डिजॉर्डर है, जिसके चलते इस टाइप का सिचुएशन होते हैं। हम लोगों ने इसको रेनपास में भेजने का प्रावधान कर दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।